नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का गर्वित कोचिंग क्लास की ओर से स्वागत है। आज हम पुनः क्लास 12th के भौतिक विज्ञान विषय के टॉपिक को ऑप्टिक्स पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम वेव ऑप्टिक्स का अध्ययन करेंगे। वेव ऑप्टिक्स के जो मुख्य कंटेंट हैं वो कंटेंट निम्न हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रकाश का जो व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, कला संबद्ध स्रोत, फिर यंग द्विसलिट प्रयोग जिसके अंतर्गत व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण पढ़ेंगे। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक, जो व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं उनकी चौड़ाई क्या है, उसके लिए एक व्यंजक प्राप्त करेंगे। फिर तीसरा है श्वेत प्रकाश द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंजें। यदि जो प्रकाश स्रोत है वो श्वेत है तो उसके द्वारा व्यतिकरण फ्रिंजें किस प्रकार बनेगी और किस तरीके से दिखेगी। चौथा है विवर्तन और उसके प्रकार। फिर एकल झिल्ली के कारण फ्राउनहोफर विवर्तन। 6 टॉपिक व्यतिकरण और विवर्तन में क्या क्या अंतर हैं ये हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जो कंटेंट है वो काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो 1 से लेके 3, 1, 2, 3 तीनों पार्ट का हम इसी में अध्ययन करेंगे। जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो इसी वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण के प्रकार क्या है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, फिर यंग द्विछिद्र प्रयोग क्या है, और इसके द्वारा जो फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है बीटा है वो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, किस तरीके से ज्ञात करते हैं, और श्वेत प्रकाश में व्यतिकरण फ्रिंजों का बनना। इन टॉपिकों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम व्यतिकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण की घटना क्या है। व्यतिकरण को इंटरफेरेंस भी कहा जाता है, जो इसका इंग्लिश शब्द है। व्यतिकरण मतलब जब लगभग समान आयाम, समान आवृत्ति वो नियत कालांतर की 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगें माध्यम में संचित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप कुछ बिंदुओं पर परिणामी आयाम व तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी आयाम एवं तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण का सारांश में यही मतलब है कि जब समान आवृत्ति की और समान आयाम की और नियत कालांतर की 3 शर्तें यहाँ पे आवश्यक है कि 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम में संचित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का मान कम होता है और कुछ पर तीव्रता का मान अधिक हो जाता है। तो ये जो तीव्रता का मान अधिक और कम होना, ये घटना ही यहाँ पे व्यतिकरण को परिभाषित करती है। इसे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तीव्रता और आयाम का अधिक होना संपोषी व्यतिकरण है और तीव्रता और आयाम का न्यूनतम होना विनाशी व्यतिकरण है। तो हम यहाँ पे 2 तरंगें देख रहे हैं। दोनों तरंगों के परिणाम अध्यारोपण से नई तरंग बन रही है, और इसके बाद अगले डायग्राम में पुनः तरंगें आप देख सकते हो। 2 तरंगें किस तरह से गति कर रही है, एक्स और वाई है, और रिजल्टेंट वेव जो है जेड तरंग है वो किस तरीके से बन रही है। तो अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप ही व्यतिकरण की घटना होती है। अब हम देखते हैं कि व्यतिकरण जो है उसके उदाहरण क्या है। तो पहला उदाहरण आप देखते हो कि जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन ऑयल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। अगर केरोसिन ऑयल कहीं पे जल की सतह पर गिर जाता है तो वो जो परत है वो रंगीन दिखाई देती है, कलरफुल दिखाई देती है। और दूसरा जो है साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, ये भी व्यतिकरण के उदाहरण है। 2 व्यतिकरण के उदाहरण जो हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं। वर्षा ऋतु में विभिन्न मोटर वाहनों से टपकी तेल की बूंदें सड़क पर पतली फिल्म के रूप में बिखर जाती है। सूर्य के प्रकाश में यह फिल्म विभिन्न रंगों की दिखाई देती है। इस प्रकार जल की सतह पर तेल की बूंदों से बनी पतली फिल्म भी रंगीन दिखाई देती है। साबुन की रंगहीन बुलबुले भी सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं। इन सब का कारण प्रकाश का व्यतिकरण है। तो व्यतिकरण की घटना का जो दैनिक जीवन में उदाहरण है, ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे पास में। अब व्यतिकरण के जो 2 प्रकार हैं,
पहला संपोषी व्यतिकरण देखा है जिसे जिसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस भी कहा जाता है, जिसकी परिभाषा है माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है, अर्थात तरंगों के शीर्ष या गर्त एक साथ पड़ते हैं, उस बिंदु पर। यहाँ आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बना हुआ डायग्राम दिख रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस संपोषी व्यतिकरण है जिसमें दो तरंगें दिख रही है, सरंग और गर्त आप देख सकते हो कि एक साथ यहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, अर्थात दोनों तरंगों के शीर्ष या गर्त एक साथ पड़ते हैं, उस बिंदु पर दोनों तरंगें एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती है, अतः प्रकाश की परिणामी तीव्रता जो है वो अधिकतम हो जाती है। इसे ही संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण का अन्य नाम रचनात्मक व्यतिकरण भी है। इसके बाद देखते हैं सेकंड टॉपिक है विनाशी व्यतिकरण। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगें विपरीत कला में मिलती है, अर्थात एक तरंग के शीर्ष पर दूसरी तरंग का गर्त या एक तरंग का गर्त दूसरे के शीर्ष पर मिलता है, जैसा कि यहाँ पे चित्र में देख सकते हो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में सरंग और गर्त एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगें विपरीत कला में मिलती है, या एक तरंग के शीर्ष पर दूसरी तरंग का गर्त या एक तरंग के गर्त पर दूसरी तरंग का शीर्ष पड़ता है, उस बिंदु पर दोनों तरंगें एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती है और उस बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है। इस प्रकार का व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। पुनः डायग्राम आपके सामने आ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, दोनों तरंगें मिल रही है कंस्ट्रक्टिव में और रिजल्टेंट वेव अपने को प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में एक सिंगल लाइन प्राप्त हो रही है जो परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है या शून्य प्राप्त होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। तो व्यतिकरण की 10 शर्तें आपके सामने स्लाइड में दिख रही है। पहली शर्त लिखी हुई है सभी तरंगें एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए, एक ही दिशा। दूसरा है सभी तरंगों के आयाम एक समान होने चाहिए, आयाम यहाँ पे अधिकतम विस्थापन को कहा जाता है। तीसरा है सभी तरंगों की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो एक समान होनी चाहिए। चौथा, सभी तरंगों के मध्य कलांतर नियत होना चाहिए। कलांतर यहाँ पे कला में अंतर है, कोण से संबंधित यहाँ पे संबंध होता है कलांतर का। पांचवा है सभी प्रकाश स्रोत शुद्ध रूप से एक वर्णीय होने चाहिए। छठा, प्रकाश तरंगों के मध्य जो पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए। पथांतर मतलब पथ का अंतर, दूरी का अंतर यहाँ पे अधिक नहीं होना चाहिए। प्रकाश स्रोत अति निकट स्थित होने चाहिए। आठवां, प्रकाश स्रोतों के मध्य की चौड़ाई संकीर्ण होनी चाहिए। नौवां, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। 10वां, यदि प्रकाश ध्रुवित प्रकाश हो तो ध्रुवित प्रकाश के कण एक ही तल में स्थित होने चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि प्रकाश स्रोत जो है कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध होने का क्या तात्पर्य होता है कि कला में क्या संबंध होता है। जब दो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है तो उनका कलांतर क्या है और परिणामी तरंग का कलांतर क्या है, इनमें आपस में क्या संबंध इसमें होना चाहिए। तो कला संबद्ध का के लिए हम विस्तृत रूप से अगली स्लाइड में देखते हैं। इसमें हाँ, कला संबद्ध स्रोत ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से हम स्थायी सस्टेन्ड व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। जब दो स्रोत ऐसे हों जिनके मध्य जो कलांतर है, कला का अंतर, वो सदैव नियत रहता है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, तो उन्हें ही हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। पुनः परिभाषा इसकी आ रही है, दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कब कहा जाता है, जब उनसे निकलने वाली तरंगों में समान आवृत्ति और नियत कलांतर होता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हो कि सरंग और गर्त दिखाए गए हैं, उनके मध्य की दूरी लैम्डा दी हुई है और ए उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखिए आप सरंग और गर्त में आपस में संबंध सेम दिख रहा है, इसका मतलब इनकी समान आवृत्ति है और कलांतर भी यहाँ पे इसका नियत है। यही कला संबद्ध स्रोत का डायग्राम है।
लेजर स्रोत से जो लाइट प्राप्त होती है वो भी कला संबद्ध होती है, क्योंकि जो उसे किरणें निकलती है, तरंगे निकलती है, उनमें समान कलांतर होता है, नियत कलांतर होता है, इसलिए उसे लेजर स्रोत को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। और जो फ्लैश लाइट स्रोत होता है उसमें असमान आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है और इनमें जो कलांतर होता है वो समय के साथ परिवर्तित होता है, इसलिए फ्लैश लाइट स्रोत जो है वो कला और संबद्ध स्रोत कहलाता है। अब आप नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस वीडियो लेक्चर का, जो सबसे महत्वपूर्ण है और बड़ा भी है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण और व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए व्यतिकरण की जो गणितीय विश्लेषण है, थोड़ी सी यहाँ मैथमेटिक आ रही है, मैथमेटिक को बोलकर समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको प्रयास करूँगा कि एक एक पॉइंट को ईजिली आपको सामने रख सकूँ। तो आप अगली स्लाइड में देखिए, इसका गणितीय विश्लेषण आ रहा है। हम सबसे पहले मानते हैं कि दो तरंगे हैं जिनके आयाम क्रमशः A1 और A2 है। स्मॉल लेटर A1 और A2 हमने यहाँ पे लिए हैं और इन तरंगों की कोणीय आवृत्ति जो W अक्षर दिख रहा है इसको ओमेगा पढ़ा जाता है, ओमेगा है। संचरण नियतांक K, कलांतर फाई, इन तरंगों के विस्थापन क्रमशः Y1 और Y2 हैं। अब यहाँ पे तरंग हम मानते हैं y1 बराबर है a1 साइन, जहाँ kn जो दिख रहा है वो x है, kx माइनस ओमेगा टी। ये समीकरण नंबर 1 है। ये पहली तरंग का समीकरण है हमारे पास में। अब इसी प्रकार दूसरी तरंग, पहली तरंग और दूसरी तरंग में थोड़ा सा अंतर है, जिसे हम डेल्टा x अंतर से लेंगे, पथांतर। x यहाँ पे विस्थापन है और डेल्टा x उसका पथ का अंतर है। तो y2 यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे a2 साइन कोष्टक में k और x की जगह लिखा हो x प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा टी। इसी प्रकार y2 बराबर कोष्टक को खोल देंगे x प्लस डेल्टा x वाले कोष्टक को, तो हमारे पास आएगा y2 बराबर a2 साइन के एक्स प्लस के डेल्टा x माइनस ओमेगा टी। इस समीकरण को रीअरेंज करेंगे तो y2 बराबर a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के डेल्टा x। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें जो अंतर आ रहा है वो के डेल्टा x का अंतर आ रहा है, तो के डेल्टा x को हम फाई कहेंगे, वो कलांतर है। y2 बराबर a2 साइन के एक्स प्लस फाई माइनस ओमेगा टी। y2 बराबर है a2 साइन कोष्टक में के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास प्राप्त हुआ। आगे देखिए, ये दोनों तरंगें माध्यम में संचित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। y1 और y2 विस्थापन की तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के पश्चात बनने वाली परिणामी तरंग का विस्थापन y जो कैपिटल Y है तो y बराबर y1 प्लस y2, दोनों तरंगों का जो विस्थापन है उनके योग के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में y1 और y2 के मान वहाँ से उठाकर यहाँ पे रखेंगे। y1 का जो मान था वो रख दिया a1 साइन कोष्टक में के n जो लिखा हुआ वो x है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन कोष्टक में के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पे एक सूत्र है त्रिकोणमिति का, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। इस सूत्र का उपयोग यहाँ पे करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई जो है, इसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी को a मान लेते हैं और फाई को b मान लेते हैं, और इसको सूत्र में त्रिकोणमिति का सूत्र लिखा हुआ है उस सूत्र में इसको रख देते हैं। a बराबर हो गया के एक्स माइनस ओमेगा टी और b बराबर फाई। तो सूत्र में रखने पे हमारे पास आएगा साइन a साइन v जो लिखा हुआ है, साइन a की जगह के एक्स माइनस ओमेगा टी और कोस फाई प्लस कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाई। इसे हल करने पे, उपवल रखने पे, सूत्र पे रखने पे y बराबर है हमारे पास आएगा बड़े कोष्टक में a1 प्लस a2 कोस फाई साइन कोष्टक में के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई माइनस कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 हुई। अब यहाँ मान लेते हैं, माना कि a1 प्लस a2
कोस फाई बराबर है कैपिटल आर कोस थीटा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 4 होगी। A1 प्लस A2 कोस फाई को हम मान के चल रहे हैं कि कैपिटल आर कोस थीटा के बराबर है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि A2 साइन फाई को ले लेते हैं कैपिटल आर साइन थीटा और इसे समीकरण नंबर 5 नाम देते हैं। समीकरण 3, 4 और 5 से हम मान रखेंगे y बराबर आर कोस थीटा साइन कोष्टक में के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कोस कोष्टक में के एक्स माइनस ओमेगा टी। y बराबर है आर बड़े कोष्टक में साइन छोटे में के एक्स माइनस ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन थीटा। ये हमारे पास में प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे एक सूत्र दिया हुआ है, उस सूत्र का उपयोग करेंगे। चूंकि साइन कोष्टक में के एक्स माइनस ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन थीटा बराबर होता है साइन कोष्टक में के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, इसलिए हमारे पास जो विस्थापन है परिणामी विस्थापन y बराबर आ जाएगा कैपिटल आर साइन कोष्टक में के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये समीकरण नंबर 6 हुई, जो कि परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण है, जहाँ कैपिटल आर जो है परिणामी आयाम को व्यक्त करता है और थीटा है कला कोण को प्रदर्शित करता है। तरंग का जो परिणामी आयाम है कैपिटल आर समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है। पहले कोष्टक में देखिए A1 प्लस A2 कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक में A2 साइन फाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। इसे हल करने पर A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस A2 का स्क्वायर कोष्टक में कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये हल करने पे हमें प्राप्त हुआ। चूँकि एक त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरण है वो कहती है कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए हमारे पास प्राप्त होता है कैपिटल आर स्क्वायर बराबर है A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस A2 का स्क्वायर। वर्गमूल लेने पे कैपिटल आर बराबर है वर्गमूल A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस A2 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 7 प्राप्त हुई है, जो कि तरंग के परिणामी आयाम का सूत्र है। कला कोण निकालना, कला कोण थीटा का मान कैसे निकालते? समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग देने पे तो देखिए यहाँ पे A2 साइन फाई बटा A1 प्लस A2 कोस फाई इक्वल टू आर साइन थीटा बटे में आर कोस थीटा। आर से आर कट गया तो हमारे पास आया टेन थीटा बराबर है A2 साइन फाई बटा A1 प्लस A2 कोस फाई। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बड़े कोष्टक में लिख दिया A2 साइन फाई बटे में A1 प्लस A2 कोस फाई। ये समीकरण नंबर 8 हुई, जो कि परिणामी तरंग के कला कोण का सूत्र हमारे पास प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमने परिणामी तरंग के आयाम और परिणामी तरंग के कला कोण को ज्ञात किया। आगे देखिए तीव्रता का व्यंजक हमारे पास आ रहा है। परिणामी तीव्रता का व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का मान परिणामी आयाम कैपिटल आर के वर्ग के समानुपाती होता है। आई समानुपाती कैपिटल आर स्क्वायर, आई बराबर कैपिटल के आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 9 के यहाँ नियतांक है। समीकरण 7 और 9 से कैपिटल आर स्क्वायर बराबर है A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस A2 का स्क्वायर। तीव्रता के टर्म में इसको लिखेंगे, पदों में लिखेंगे तो आर स्क्वायर को आई ले लिए यहाँ पे। आई बराबर है कैपिटल के कोष्टक में A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस A2 का स्क्वायर। दोनों तरफ के का गुणा कर दिया है तो इधर तो अपने पास आ गया आई और उधर के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर प्लस के 2A1 A2 कोस फाई। I1 समानुपाती A1 का स्क्वायर, I1 बराबर के A1 का स्क्वायर। इसी प्रकार I2 समानुपाती A2 का स्क्वायर, I2 बराबर के A2 का स्क्वायर। वर्गमूल लेने पे
वर्गमूल I1 बराबर वर्गमूल के A1, वर्गमूल I2 बराबर वर्गमूल के A2। इसी प्रकार हम सूत्र में रखेंगे तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 कोष्टक में वर्गमूल के A1 इंटू वर्गमूल के A2 कोस थीटा, जिसे लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 वर्गमूल I1 वर्गमूल I2 कोस थीटा। I बराबर है वर्गमूल I1 का होल स्क्वायर प्लस वर्गमूल I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल I1 वर्गमूल I2 कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 10 है जो परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है। आगे देखिए, माना दो तरंगें जिनके आयाम क्रमशः A1 और A2 हैं, ये तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है। अतः अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल R हो तो R मैक्स इक्वल टू A1 प्लस A2, अधिकतम आयाम हो जाएगा A1 प्लस A2। एवं संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता I है तो I मैक्स बराबर वर्गमूल I1 प्लस वर्गमूल I2 का होल स्क्वायर। अब इसी को विनाशी व्यतिकरण में देखते हैं। विनाशी व्यतिकरण में R बराबर होता है, आयाम होता है A1 माइनस A2 और जो तीव्रता होती है वो मिनिमम होती है वर्गमूल I1 माइनस वर्गमूल I2 का होल स्क्वायर। वहाँ विनाशी में माइनस आता है और संपोषी व्यतिकरण में प्लस आता है। ये देखिए यहाँ पे वेव डायग्राम, यहाँ पे तरंग प्रतिरूप यहाँ पे दिखाए गए हैं संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के, क्रमशः आपके सामने स्लाइड में आ रहे हैं। ये विनाशी व्यतिकरण का जिसमें 180 डिग्री का कलांतर बताया गया है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जिसमें आपके सामने बताया गया है कि परिणामी जो आयाम है वो A1 प्लस A2 होता है। और इसमें फेज जो होती है, फेज डिफरेंस का जिसे कलांतर कहते हैं, वो समान होता है, सेम होता है, 0 डिग्री होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए, गर्वित कोचिंग क्लास की ओर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ रहा है यंग का द्विछिद्र प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का द्विछिद्र प्रयोग थॉमस यंग द्वारा 1801 में व्यतिकरण की घटना को देखा गया था और प्रयोग द्वारा इसे करके लोगों के सामने रखा गया। जिस प्रयोग सेटअप द्वारा थॉमस यंग ने व्यतिकरण की घटना को प्रयोग द्वारा करके दिखाया था, उस प्रयोग को ही यंग का द्विरेखा चित्र प्रयोग कहते हैं। द्विरेखा चित्र मतलब दो रेखा चित्र से प्रकाश को गुजारना। प्रकाश सबसे पहले अपने एक रेखा चित्र से आता है और वो दो रेखा चित्र से गुजरता है और आगे गति करती हुई किरणें एक दूसरे पे अध्यारोपित होती है। तो यही चित्र में दिखाया गया है कि ये S जो सिंगल स्लिट स्रोत है, वहाँ से प्रकाश अपने पास में आ रहा है, जिससे ये वेव फ्रंट बन रहे, तरंगाग्र बन रहे हैं। तरंगाग्र जो है वो द्विछिद्र S1 और S2, उसके आगे जो M पर्दा है जिसमें दो छिद्र बने हुए S1 S2, वहाँ से निकलता है और तरंगों का जो अध्यारोपण है वो यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से बनता है। तो पर्दा जो स्क्रीन है, जो N लिखा हुआ है वो पर्दा स्क्रीन है, जहाँ पे B सेंटर में, ऊपर D, B नीचे भी D, B इस तरीके से चलता है। मतलब B मतलब ब्राइट और D मतलब डार्क। ब्राइट और डार्क फ्रिंज अल्टरनेटिव बनती है, एकांतर क्रम में बनती है, पहले चमकीली फिर दूसरी काली फिर चमकीली फिर काली, इस तरीके से। अब हमारा मुख्य उद्देश्य है यंग द्विछिद्र प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है व्यंजक प्राप्त करने के लिए, जिसमें दो छिद्र बने हुए हैं, A और B बने हुए हैं। A से किरण जा रही है और पर्दे पर P बिंदु पर मिल रही है। B से किरण जा रही है जो P बिंदु पर मिल रही है। अब A और P और B से P दोनों के बीच का अगर अंतर देखा जाए तो उसी को पथांतर कहा जाता है, जो BM के बराबर है। A से BP पे कलम डाला गया AM, जो दोनों किरणों के पथ को समान करता है, और ये पथांतर को इससे अपन निकालेंगे। D दूरी पे पर्दा है, P बिंदु की सेंटर से दूरी x दे रखी है। अब देखिए चित्रानुसार एक S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, जिससे एक छोटे छिद्र द्वारा अन्य दो छोटे छिद्रों पर गिराया गया है प्रकाश को, जिन्हें चित्र में A और B द्वारा दर्शाया गया है। दोनों छिद्र A और B एक दूसरे के पास स्थित हैं।
माना दोनों छिद्रों ए और बी के मध्य की दूरी स्मॉल डी है और इन बिंदुओं से स्क्रीन के मध्य की दूरी कैपिटल डी है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, तथा छिद्रों से निकलने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, एक सिंबल लैम्डा बना हुआ है, वो तरंग दैर्घ्य को दर्शाता है। जब इन बिंदुओं से दाईं ओर एक स्क्रीन एक्स वाई रखी गई है तो इस स्क्रीन पर अध्यारोपण के कारण दीप्त और अदीप्त फ्रिंज एकांतर क्रम में प्राप्त होती है। इन फ्रिंजों को व्यतिकरण फ्रिंजें कहा जाता है। इस स्क्रीन एक्स वाई पर बिंदु पी पर दो बिंदुओं ए और बी से चलने वाली तरंगें समान दूरी तक चलती है और इस बिंदु पर समान कला में मिलती है, जिससे यहाँ पी बिंदु पर दीप्त बिंदु प्राप्त होता है और बिंदु पी को केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। जब दोनों छिद्र ए और बी में से किसी एक को बंद कर दिया जाता है तो हम देखते हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाली फ्रिंजें गायब हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये फ्रिंज दोनों तरंगों के अध्यारोपण के कारण बनते हैं। अब देखिए आगे एक पिक्चर चल रहा है यंग द्विछिद्र प्रयोग का। पुनः डायग्राम आ रहा है जिससे अपने ये व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्राइट और सेंट्रल फ्रिंज बन रही है, उसके बाद अगली फ्रिंज ब्राइट है, फिर डार्क है, इस तरीके से अल्टरनेटिव चल रहा है। ए बी बराबर स्मॉल डी, ए पी बराबर वाई, बी पी बराबर बी एम प्लस एम पी ले लें तो बी एम डेल्टा वाई जो पथांतर है अंतर है प्लस वाई, पथांतर बराबर है वी पी माइनस ए पी। बी पी का मान रख दिया वाई प्लस डेल्टा वाई और ए पी का मान माइनस वाई है तो काटने में वाई वाई कट डेल्टा वाई आ गया। अब त्रिभुज ए वी एम से देखेंगे तो साइन थीटा बराबर है बी एम बटा ए वी आ रहा अपने पास में। चित्र से बी एम बराबर डेल्टा वाई, ए वी बराबर स्मॉल डी रखने पे थीटा अत्यल्प है तो थीटा बराबर डेल्टा वाई बटा स्मॉल डी, समीकरण नंबर 1 हो जाती है हमारे पास में। त्रिभुज ओ पी ओ डे से टेन थीटा बराबर एक्स स्मॉल एक्स बटा कैपिटल डी, डायग्राम यहाँ बना हुआ उसके अनुसार अपन ले सकते हैं लंब बटा आधार। तो थीटा का मान एक्स बटा कैपिटल डी आ गया। समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पे हम देखते हैं डेल्टा वाई बटा स्मॉल डी इक्वल टू एक्स बटा कैपिटल डी। डेल्टा वाई बराबर आता है स्मॉल एक्स स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। ये हमारे पास में आ रहा है पथांतर आ रहा है, डेल्टा वाई के यहाँ पे पथांतर है। अब अगली स्लाइड में अपन देखिए ए और बी बिंदु से चलने वाला प्रकाश स्क्रीन पी पर मिलता है और यहाँ समान कला भी हो सकते हैं और विपरीत कला भी। ये निर्भर करता है उनके द्वारा तय की गई दूरी पर। यदि पी बिंदु की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी स्मॉल एक्स है तो व्यतिकरण फ्रिंजों के बीच का पथांतर होता है डेल्टा इक्वल टू स्मॉल एक्स स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। थीटा यहाँ कोण को अत्यल्प माना गया, छोटा कोण माना गया है, इसलिए पथांतर अपने पास में एक्स स्मॉल डी बटा कैपिटल डी के बराबर होता है, जैसा स्लाइड में देख पा रहे हो। केंद्रीय फ्रिंज अगर दीप्त फ्रिंज की स्थिति देखी जाए, जो पी बिंदु फ्रिंज बनी वो दीप्त फ्रिंज है, तो व्यतिकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी समपोषी व्यतिकरण का पथांतर के लिए आवश्यक शर्तें एन लैम्बडा बराबर एन लैम्बडा, स्मॉल एक्स स्मॉल डी बटा कैपिटल डी बराबर एन लैम्बडा। एन का मान 1 2 3 ये दीप्त फ्रिंज का ऑर्डर है। nth फ्रिंज के लिए ऑर्डर होता है एक्स एन बराबर स्मॉल एन लैम्बडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, एक्स एन प्लस 1 बराबर एन प्लस 1 रख देंगे, लैम्बडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी हमारे पास में आता है। अब बीटा जो होता है दोनों में अंतर निकाल लेंगे, एक्स एन प्लस 1 और माइनस एक्स एन में, तो एन प्लस 1 लैम्बडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी माइनस एन लैम्बडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। अब दोनों को काट लेंगे तो काटने पे हमारे पास आ जाएगा जैसे कि साइड में देख रहे हो बीटा बराबर है लैम्बडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। यह फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है। फ्रिंज चौड़ाई दो क्रमागत दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी को ही फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, जिसका व्यंजक होता है बीटा बराबर लैम्बडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी के बराबर होता है। यही फ्रिंज चौड़ाई है जो हमने व्यंजक यहाँ पे निकाला है। अब दूसरा केस लेते हैं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति में। व्यतिकरण के नियम के अनुसार किसी भी विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है 2n-1 ब्रैकेट में कोष्टक के बाहर लैम्बडा बाई 2, n बराबर 1 2 3 ये ऑर्डर है। nth अदीप्त फ्रिंज के लिए स्मॉल x बराबर कैपिटल डी बटा स्मॉल डी ब्रैकेट में 2n-1 लैम्बडा बटा 2, जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे हो। ये nth अदीप्त फ्रिंज के लिए x जो दूरी है वो ये हमारे पास में आएगी। अब इसको कैसे निकाला तो देख सकते हो कि एक्स एन बराबर कैपिटल डी बटा स्मॉल डी 2n-1 लैम्बडा बटा 2, एक्स एन प्लस 1 का जो ऑर्डर है एन की जगह एन प्लस 1 रख दिया है और सेम एक्स एन की तरह ही लिख दिया है इसको, जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे हो।
फ्रिंज चौड़ाई दोनों में अंतर निकाल लेंगे, xn+1 माइनस xn, जो हल करने पे काटने पे लैम्बडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी के बराबर आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई समान आती है। तो फ्रिंज चौड़ाई का जो सूत्र है वो उसको सही प्रमाणित करता है। क्रमागत दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई होती है, जिसका मान बीटा बराबर लैम्बडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी होता है। अब श्वेत प्रकाश में व्यतिकरण फ्रिंज पैटर्न कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसे अगली स्लाइड में देखते हैं। श्वेत प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। सभी रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है और इसके लिए कला कोण भी अलग अलग होता है, जिससे इनकी फ्रिंज चौड़ाई भी अलग अलग होती है। जब श्वेत प्रकाश को S1 व S2 से आपतित किया जाता है तो S1 S2 के कारण पर्दे के बिंदु O पर चलने वाली सभी प्रकाश तरंगों की दूरी एक समान होती है, जिससे इन प्रकाश तरंगों के मध्य डेल्टा x पथांतर शून्य होता है, जिससे कि पर्दे पर श्वेत फ्रिंज प्रकाश दीप्त प्राप्त होती है, जिसे केंद्रीय श्वेत फ्रिंज कहते हैं। केंद्रीय श्वेत फ्रिंज में सबसे निकट लाल रंग की फ्रिंज दिखाई देती है, वह सबसे दूर बैंगनी रंग की फ्रिंज होती है। तो ये जो लिखा हुआ है, श्वेत प्रकाश में लगभग सभी रंग की तरंगें होती है। तो जो पथांतर जो होता है तरंगों के मध्य वो शून्य होता है, इसलिए पर्दे पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, केंद्रीय फ्रिंज। श्वेत प्रकाश की सहायता से केंद्र पर केंद्रीय श्वेत फ्रिंज प्राप्त होती है, जबकि एक वर्णी प्रकाश स्रोत लेने पर सभी फ्रिंजों की चौड़ाई व तीव्रता एक समान प्राप्त होती है, इसलिए इन फ्रिंजों में केंद्रीय फ्रिंज को पहचानना मुश्किल हो जाता है। अतः श्वेत प्रकाश का उपयोग केंद्रीय श्वेत फ्रिंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो मुख्य उद्देश्य जो है इसका श्वेत प्रकाश का, अगर केंद्रीय श्वेत फ्रिंज प्राप्त करनी है तभी इसका उपयोग किया जाएगा, नहीं तो अब हम उसकी एक वर्णी प्रकाश स्रोत का ही उपयोग करेंगे। तो आज के जो टॉपिक थे हमारे पास में वो समाप्त होते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा और पसंद किया, लाइक किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को भी लाइक करना। थैंक यू।